तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑनर्स बीए सेमेस्टर 1 का एमजे यानी कि मेजर पेपर 1। ठीक है, देखिए इसमें जो है आपको प्राचीन भारत का इतिहास पूछा जाता है, क्योंकि अब ग्रेजुएशन 4 वर्ष का हो चुका है, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हो चुका है। सेशन 2022 से 26 वालों में पूछा गया पेपर है। ठीक है, और अभी जितने भी एग्जाम होने बाकी हैं उन सभी में पूछा जाएगा डेफिनेटली, अगर आपका सब्जेक्ट प्राचीन भारत का इतिहास है तो। ठीक है, हिस्ट्री एमजे पेपर 1, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हो कोई मतलब नहीं, भारत का इतिहास तो भारत का ही इतिहास रहेगा जी। ठीक है, देखिए समय 3 घंटे, फुल मार्क्स 75 हैं। आपकी यूनिवर्सिटी में मार्क्स इधर उधर हो सकते हैं, किसी का 80 किसी का 100 होता है। देखते हैं, तो यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे मैं झारखंड के स्पेशल जितने भी झारखंड की यूनिवर्सिटी हैं उन सभी की यूनिवर्सिटियों का लिया हूँ। वैसे आप भारत के किसी भी कोने से देख रहे हैं सभी के काम में आएगा। प्राचीन भारत का इतिहास है, बोला गया है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के आंसर करने हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी है। देख लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 में 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 का भाग ए, इसमें 5 ऑब्जेक्टिव है, कंपलसरी है। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था? हड़प्पा सभ्यता एक प्रकार की शहरीय या नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, नेचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज, तो हड़प्पा जो सभ्यता था वह किस प्रकार का था? सिटी था, नगर था, अर्बन था, अर्बन सिविलाइजेशन लिखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं बी नंबर क्वेश्चन में। तो दोस्तों बी नंबर में पूछा गया था कि वेद कितने हैं। 1 मिनट रुकिएगा। चलिए देखिए, पूछा गया है कि वेद कितने हैं। तो आप सभी जानते हैं कितने वैदिक मंत्र होते हैं, और हम जितने भी लोग हैं भारत में स्पेशली सभी लोग जानते ही होंगे कि वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ठीक है, जिसमें गायत्री मंत्र की उच्चारण ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर् वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये गायत्री मंत्र है। ठीक है, ऋग्वेद से। सामवेद से संगीत की उत्पत्ति हुई है। यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 वेद। हाउ मेनी वेद्स आर देयर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, सी नंबर देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि पारसनाथ किस राज्य के राजकुमार थे? टू विच स्टेट प्रिंस पारसनाथ बिलोंग? तो देखिए पारसनाथ जो थे, पारसनाथ स्वामी, वे महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, और पार्श्वनाथ स्वामी जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। झारखंड का एक स्थान है पार्श्वनाथ पहाड़ी, जो कि झारखंड का सबसे ऊंची चोटी है, उन्हीं के नाम पे रखा गया है। ठीक है, और यह जैन धर्म का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है पार्श्वनाथ। टूरिज्म एरिया है, अगर आपको घूमने का मन करे तो कभी जाइएगा, बहुत मन खुश हो जाएगा। ठीक है, मैं तो घूम के आया हूँ, वीडियो भी दे चुका हूँ आपको 27 मिनट का पार्श्वनाथ का पूरा हिल स्टेशन का। तो पार्श्वनाथ जो थे, ये मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ इसके लिए सॉरी। पारसनाथ जो थे ये वाराणसी, अभी वाराणसी है, उत्तर प्रदेश जिला के उत्तर प्रदेश राज्य के राजकुमार थे, इक्ष्वाकु वंश के थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारसनाथ किस राज्य के राजकुमार थे? उत्तर प्रदेश या फिर वाराणसी, ब्रैकेट में कर दीजिएगा, उत्तर प्रदेश, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे देखते हैं। तो पूछा गया है डी नंबर कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित यानी कि हरा दिया गया था किस नंद शासन को? तो विच नंद किंग वाज डिफेटेड बाय चंद्रगुप्त? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों चाणक्य की सहायता से, चाणक्य ने ही उसको सहायता दिया। ठीक है, इसके सहायता से वे नंद वंश के अंतिम शासक धननंद को पराजित कर दिए थे। ठीक है, किसको? धननंद। धननंद एक बहुत घमंडी और क्या बताएं, जितने भी खराब गुण होते हैं ना उसमें मौजूद थे। अगर आपने चाणक्य नीति पढ़ा होगा या फिर देखा होगा, मैंने तो पढ़ा भी है देखा भी है, सच में पढ़ लीजिए, बहुत मजा आएगा। कॉमेडी का कॉमेडी भी हो जाएगा, ज्ञान का ज्ञान भी मिलेगा पूरा, चाणक्य नीति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धननंद। ई नंबर में हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? देखिए हर्षवर्धन के नाम पे एक पूरी की पूरी बायोग्राफी लिखी गई थी, एक तरह से समझ लीजिए जीवनी लिखी गई थी। हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन, जिन्होंने कुंभ मेले का आयोजन किया। ठीक है, उन्होंने उनकी एक जीवनी लिखी गई है, उस जीवनी को हर्ष चरित्र कहते हैं। उस हर्ष चरित्र को किसने लिखा है ये पूछा गया है। तो हर्ष चरित्र को लिखा है वान भट्ट ने, जो उनके दरबारी कवि थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वान भट्ट।
अब क्वेश्चन नंबर 1 का भाग भी है, इसमें आपको करने हैं 5 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर। ठीक है, शॉर्ट में आंसर देना है। इसका आंसर आपको मैक्सिमम 100 से 125 शब्दों के बीच में करना है, उससे ज्यादा नहीं लिखना है। पहला पूछा गया है कि महावीर स्वामी के उपदेश क्या है। ठीक है, तो जितने भी उपदेश हैं जैसे कि अस्तेय ब्रह्मचर्य क्या क्या है, परिग्रह, धन इकट्ठा न करना, जितने भी हैं उन सभी को बताना है। 5 उपदेश हैं, शायद मुझे यहाँ तक याद है, मैं सॉरी कंफर्म याद नहीं है। ठीक है, महावीर स्वामी का अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह जो जितने भी हैं उन सबको बताना है। फिर पूछा गया जी नंबर में, ऋग वैदिक काल के दौरान धार्मिक स्थिति क्या थी। रिलीजियस कंडीशन ड्यूरिंग द ऋग वैदिक पीरियड। तो ऋग वैदिक काल में धार्मिक कंडीशन क्या थी समाज की। ठीक है, और किस देवता का पूजा क्या करते थे, इंद्र का। ठीक है, उन सब चीज़ों को बताना है डिटेल में, उतना डिटेल नहीं, बस 100 से 125 शब्दों के बीच में आ जाए उतना ही। एच नंबर में पूछा गया है कि अशोक के प्रशासनिक सुधार, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ अशोक। तो अशोक ने क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार किए, उन सब चीज़ों को बताना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो आई नंबर में पूछा गया है गुप्त काल की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, इकोनॉमिक कंडीशन अंडर द गुप्त एज। और उस समय की ज़्यादातर जो लोग थे कृषि क्या करते थे और पशुपालन क्या करते थे, इन सब चीज़ों को बताना है। ठीक है, जे नंबर में पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक स्थिति, रिलीजियस कंडीशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं पुरोहित की पूजा क्या करते थे, वो जो मूर्ति मिली थी पुरोहित जी की, उससे भी यह आइडेंटिफाई करके प्रूफ हो चुका है। तो इस तरह से आपको बताने हैं, 4 में से केवल 2 ही टॉपिक पे आपको लिखने हैं। अब आते हैं बाकी सभी 15 मार्क्स वाले, और 15 मार्क्स वाले कितने प्रश्नों का आंसर करना है, 4 प्रश्न बनाएंगे 15 मार्क्स वाले, और इसका आंसर कीजिएगा बिटवीन 300 to 400 वर्ड्स में। ठीक है, 300 से 400 शब्दों के वर्ड्स में। आप बोलिएगा भाई मेरा स्पीड तो बहुत धीरे है, तो आप 250 शब्दों में कर लीजिएगा। कोई बोलेगा मेरा स्पीड बहुत है यार, रफ्तार हवा की तरह मैं लिख देता हूँ, 7 मिनट में 1 पेज लिख देता हूँ, तो आप 400 से 500 भी पूरा सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी क्षमता क्या है। ठीक है, आपकी कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी बिल्ड कीजिए, नहीं है तो। 2 नंबर पूछा गया है, अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के सामाजिक और आर्थिक जीवन का परीक्षण करें। एग्जामिन द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के सामाजिक और आर्थिक जीवन का परीक्षण करें। 3 नंबर में पूछा गया है, देखिए एक यूनिवर्सिटी के द्वारा पूछा गया पेपर है, ठीक है ना, तो इसको कर लीजिए। अभी जितने भी यूनिवर्सिटी बाकी हैं डेफिनेटली बहुत सारे इसमें एग्जाम में आएंगे, और प्रीवियस ईयर के बच्चे देख रहे हैं तो डेफिनेटली दोस्त अच्छा से करके जाएंगे ना, तो डेफिनेटली आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। 3 नंबर देखिए, गौतम बुद्ध के जीवन तथा उपदेशों का वर्णन करें। इंग्लिश में कि डिस्क्राइब द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्ध। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो गौतम बुद्ध ने माध्यमिक मार्ग जो बताया, ठीक है, मध्यम जीवन, वो चीज़ बता दीजिए। सबसे बेस्ट मुझे लगा है यार कि ना तो ज़्यादा इतना जियो, मतलब किसी भी चीज़ को ना तो ज़्यादा इतना तुम बचाओ कि वह, और ना ही ज़्यादा इतना खर्च करो, बीच बीच की स्थिति। उसी तरह मध्यम मार्ग मुझे बहुत अच्छा लगा है, ठीक है, मिडिल वे। 4 नंबर है, समुद्रगुप्त की सामरिक उपलब्धियों का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब मिलिट्री अचीवमेंट ऑफ समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इनके दरबारी कवि, आपने नाम सुना होगा आर्यभट्ट, जिन्होंने जीरो की खोज की, इन्हीं के दरबारी कवि थे, सॉरी दरबारी कवि बोल रहे, दरबारी खगोल शास्त्री थे, वैज्ञानिक थे। कालिदास इन्हीं के दरबारी कवि थे, ठीक है, जिन्हें अभिज्ञान शकुंतलम लिखा है। आगे देखते हैं, 5 नंबर में पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति एवं वितरण पर प्रकाश डालें। इंग्लिश में कि थ्रो लाइट ऑन द ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट देख ले 6 नंबर, तो इसमें पूछा गया है कि पल्लवों की सांस्कृतिक विकास कैसी थी, वो बताना है। डिस्कस द कल्चर डेवलपमेंट ऑफ पल्लवस। आगे देख लेते हैं, तो ये आपका अंतिम पेज है, इसमें पूछा गया है 7 नंबर में, मगध राज्य, जो मगध साम्राज्य था, किंगडम था, एम्परर, मगध साम्राज्य के उदय एवं विकास के कारणों का वर्णन करें। मगध साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, किन किन शासकों की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही, इन सब चीज़ों को आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो 8 नंबर में पूछा गया है, कनिष्क के जीवन और उपलब्धियों का वर्णन करा है। ठीक है, डिस्क्राइब द लाइफ एंड अचीवमेंट ऑफ कनिष्क। कनिष्क जिसने शक संवत की स्थापना की,
कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध राजाओं में से एक थे, सबसे महान राजाओं में से एक थे। ठीक है, इस तरह से आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। मेरा तो पॉलिटिकल साइंस था ग्रेजुएशन में, फिर भी हिस्ट्री मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। 9 नंबर है आंध्र सातवाहन वंश की राजनीतिक तथा सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन परीक्षण करें। ठीक है, आंध्र सातवाहन वंश की राजनीतिक तथा सांस्कृतिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दो चीज यहाँ पे पूछा है, दो कंडीशन, एक पॉलिटिकल कंडीशन, ठीक है, और दूसरा क्या पूछा गया है यहाँ पे, कल्चरल कंडीशन अचीवमेंट। ठीक है, तो कल्चरल अचीवमेंट एंड पॉलिटिकल अचीवमेंट दोनों को बताना है। कल्चरल में आप बता सकते हैं कि कहाँ पे क्या मंदिर वगैरह बनाए, कहाँ पे क्या आर्किटेक्चर खुदवाएं, ठीक है, इन सब चीज़ों को। और इसमें आपका जो पूछा गया है राजनीतिक, उसमें कहाँ पे कौन सा राज्य जीता इन्होंने, उन सब चीज़ों को बताना है। देखिए आगे पूछा गया है कि मौर्य वंश के पतन के कारण क्या थे, वो बताना है। व्हाट वेर द क्यूज ऑफ डाउनफॉल ऑफ मौर्य डायनेस्टी, तो मौर्य वंश क्यों हुआ फॉल, क्यों समाप्त हो गया, वो चीज़ बताना है। देखिए मौर्य वंश के पहले राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा हुआ बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा हुआ कौन, सम्राट अशोक। ठीक है, सम्राट अशोक के बाद कौन हुआ, ये सब जान लीजिए, तीन ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे आपको पढ़ना है तो आपको ज़्यादा जानना होगा, मुझसे ज़्यादा डिटेल में जानना होगा। और एक चीज़ जान लीजिए, एग्जाम में चोरी जो होता है ना, ठीक है, चोरी एकदम भूल जाइए। ठीक है, किसी भी प्रकार का वहाँ पे आपको चीटिंग करने नहीं दिया जाएगा। जो भी पढ़ना है, तैयारी करना है, घर से अभी ही करके जाएं ताकि एग्जाम में कोई भी परेशानी ना हो। मैं चाहता हूँ कि आपको मैं ये जो पीडीएफ दे रहा हूँ इसको सॉल्व कर लीजिए और आपके जितने भी कोर्स हैं घर में खुद 3 घंटा समय लेके घर में एग्जाम देने बैठ जाइए। सोच लीजिए, सच लाइक क्या कि एग्जाम हो रहा है मेरे घर पे ही, 3 घंटा देख के 10 बजे से 1 बजे तक, चाहे जितना भी बजे आप बैठते हैं, 1 बजे से 2 बजे से 5 बजे तक, उसी टाइम पे उसी समय घर में ही एग्जाम दीजिए। और जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका एग्जाम वहाँ पे अच्छा जाता है। ठीक है, एंड इसका पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। साथ ही जितने भी एग्जाम होते हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, डीएलएड, एमएड जितने भी होते हैं, उन सभी के मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड करा देता हूं। तो चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपका कोई दोस्त हो तो प्लीज़ उन तक भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड कुछ भी डाउट हो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके पूछ लेना, और मुझे सर नहीं, या तो अपना दोस्त बोलिएगा या फिर भैया बोलिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। अल्टीमेटली फ़ायदा आपको भी होगा, हमको भी होगा। थैंक यू।